चलिए, बीपीएससी की जो श्रृंखला हमने चलाकर रखी है हिस्ट्री की, उसको आज फिर से हम जारी रखते हैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अभी तक हमने इतिहास के 2 सेट आपके लिए उपलब्ध करवाया है, जिसमें 40 और 30 क्वेश्चन थे। आज इसी बीपीएससी की हिस्ट्री श्रृंखला के अंतर्गत आज ये तीसरा वीडियो आया है, जो पिछले 15 वर्षों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण सवालों को आज हमने समाहित करने का प्रयास किया है। आज भी महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो अभी ये तो बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न ही हैं, लेकिन अगर आप बिहार दरोगा बाकी कंपटीशन में अगर आप अपेयर होते हो तो आप एक क्वेश्चन का लेवल आपको पता हो जाता है कि इतिहास से कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए, विगत वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है बीपीएससी में, उन सीरीजों को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। हिस्ट्री का अगर ये पूरा खत्म हो जाएगा हिस्ट्री का, तो आपके लिए मैं फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर बिहार स्पेशल, ऐसे कर कर मैं फिर आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए, आज इतिहास के सेट 3 पर नजर फरमाते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आज बनकर आपके लिए आया है। चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 70 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सेट 1 और सेट 2 में आपके लिए करवा दिया था। तो आज जो क्वेश्चन बना है वो 71 नंबर से क्वेश्चन से बना है। देखिए क्या क्वेश्चन बन के आया है। यह है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है किसी चीज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। वो कब पारित किया गया? 1757 में, 1765 में, 1773 में या 1793 में? तो ये कब पारित किया गया बताइए? तो ये पारित किया गया 1773 में, यानी आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिस पर कंपनी पर भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करने के लिए लाया गया था। और इसी के तहत 1774 में, इतना याद रखिएगा, इसी के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसकी पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा इम्पे को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एलिजा इम्पे को बनाया गया था। चलिए, अगला 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इतने सारे क्वेश्चन के अलावा इतने सारे फैक्ट को देख रहा हूं, तो आप ये सब चीजों को सुनते जाइएगा और अपना नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए क्या है 72 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपको याद देना है। जब भारत आजाद हुआ, 1947 में भारत जब आजाद हुआ, उस आजादी के समय भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, बी सुरेंद्रनाथ, सी राजेंद्र प्रसाद या डी बी आर अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा चारों में से बताइए? इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आप ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे, 73 नंबर क्वेश्चन क्या बन के आया है? 73 नंबर क्वेश्चन बन के आया है, इसमें 3 महत्वपूर्ण नाम है और इन्हीं 3 नामों से आपको क्वेश्चन बनकर आया है। 3 नाम क्या है? एक है कैथरीन मेयो, दूसरा है एल्डस हैक्सले और तीसरा है चार्ल्स एंड्रूज, और एक है विलियम डिग्वी। के बीच आम रिश्ता क्या था? मतलब कुछ नाम आपको नजर आ रहे होंगे, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या था? अब बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी लिखी, मतलब टिप्पणी लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। ये सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। सी नंबर, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। या डी, वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये चारों नाम जो आप देख रहे हो, कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्वी, ये क्या, इन्होंने क्या किया? ये ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारतीय हालातें थी, जो भारतीय हालात उभर कर सामने आए थे, उन्हों पर इन्होंने टिप्पणी की थी। ये आपके 4 नाम आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज आपको लिखा। कुछ बातें आप और समझ लीजिए। कैथरीन मेयो की एक पुस्तक है, कैथरीन मेयो की एक पुस्तक है मदर इंडिया। कैथरीन मेयो की पुस्तक है मदर इंडिया। ठीक है, वहीं विलियम डिग्वी ने, किसने? विलियम डिग्वी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्या चीज? द अवेकनिंग ऑफ इंडिया, द अवेकनिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, और याद रखिएगा ये सारे गांधी के क्या थे? ये मित्र थे। ठीक है, क्या थे? ये सारे गांधी के मित्र, यानी महात्मा गांधी के मित्र थे। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? एक राज्य विभाग की स्थापना की गई थी, वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 4 ऑप्शन है।
महात्मा गांधी, JL नेहरू, JP पंत, सरदार पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बताइए कि राज्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डी, सरदार पटेल के द्वारा। ठीक है, यह चीज आप याद रखिएगा। एक राज्य विभाग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा। कब? 1947 के आसपास, या 1947 आप समझ ली, 1947 में। ठीक है, चलिए आगे 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, एक है कि फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं? फ्रंटियर गांधी, इतिहास में फ्रंटियर गांधी से किसे संबोधित किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, मतलब इतना याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, या आप फ्रंटियर गांधी कहिए, बात बराबर है। ठीक है, या इसे बादशाह खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बादशाह खां। बादशाह खां, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, किसे कहा जाता है? किसे? अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। और 1987 में, कितना? 1987 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजा गया था। और ये उत्तर पश्चिमी इलाकों में इन्होंने, उत्तर पश्चिमी इलाकों में, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे 76 नंबर क्वेश्चन। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, एक उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, के लेखक कौन है? तो बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? चार ऑप्शन फिर से मैं बोल दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं ये। ठीक है, किसके लेखक हैं? उपन्यास के लेखक है। ये चीज आपको याद होने चाहिए। देखिए उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के बारे में बता देता हूं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक थी, प्रथम उपन्यास थी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई ये क्या थी? प्रथम उपन्यास थी। ये चीज आपको याद होना चाहिए। इन्होंने कब लिखी थी ये पुस्तक? 1865 में। कब? 1865 में। इसके अलावा आप जानते हो इनके द्वारा लिखी गई आनंद मठ है, राज सिंह है, ब्रीप वृक्ष है, ये कई सारे इन्होंने उपन्यास इनके द्वारा बंगला भाषा में लिखा गया है। किनके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और दुर्गेश नंदी इनके द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक है, ये उपन्यास है। चलिए आगे 77 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से एक अखबार, एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन होता था पटना से। तो कौन सा न्यूज़पेपर था जो पटना से इसका प्रकाशन होता था? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। तो पटना से जिस अखबार का प्रकाशन होता था उस अखबार का नाम है ए, इंडियन नेशन। क्या नाम है? इंडियन नेशन। 1931 में यह प्रकाशन होता था। कब? 1931 में। दरभंगा के एक महाराज थे जिनका नाम था कामेश्वर सिंह। क्या नाम था? कामेश्वर सिंह, ये दरभंगा के महाराज थे। इन्हीं के द्वारा द इंडियन नेशन एक अखबार का प्रकाशन किया गया था 1931 में। ठीक है, जो पटना से प्रकाशन होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंडियन नेशन। कामेश्वर जी का नाम भी आप याद रखोगे क्योंकि इन्हीं के द्वारा यह अखबार का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत टुकड़ों में बटा, जब भारत आपस में विभाजन हो गया, भारत का जब विभाजन हो गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे? जब 1947 में जब भारत विभाजन हो रहा था भारत का, तब उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने 5 है। जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन होगा? जब भारत का विभाजन 1947 में हो रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ए नंबर, जैसा आप सोच रहे हैं वही आंसर बन के आया है, यानी ए नंबर, जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी इसके क्या थे? इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत का विभाजन हो रहा था। यानी 23 नवंबर 1946 को यह मेरठ के अधिवेशन में
मतलब 23 नवंबर 1946 में मेरठ के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे और नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष पद पर रहे थे। इनके इस्तीफा देने के तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या होगा 79 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन भारत आया। आप मुझे बताइए कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फरवरी 1942 में, मार्च 1942 में, अप्रैल 1942 में, मई 1942 में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको यह जवाब देना है कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया, बताइए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत में एक प्रकार से संघर्ष छिड़ चुका था और भारतीय संविधान की मांग जोरों और शोरों से उभर कर सामने आ रही थी और यह बात उभर के सामने आ रही थी कि भारत को अब आजाद कर दिया जाए। भारत अब आजादी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता, भारत को सिर्फ और सिर्फ आजादी चाहिए। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कई सारे मिशन भेजे गए जिसमें एक कैबिनेट मिशन भारत आया था। वो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? चार ऑप्शन आपके सामने है, फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942 और एक पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आपको बता दूं इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा, मतलब ई नंबर आंसर सही होगा। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 24 मार्च, कब? 24 मार्च 1946 को आया था। कब? 1946 को आया था। ये कैबिनेट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 3 लोगों की कैबिनेट भारत भेजी गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे स्टेफेट क्रिप्स। कौन थे? स्टेफेट क्रिप्स। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस इसके सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो 3 लोग थे इसमें, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफेट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। 3 लोगों की कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को भारत भेजी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 80 नंबर। चलिए सेम क्वेश्चन बना हुआ है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अभी मैंने बताया ना कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तो आपको यह बताना है कि कैबिनेट मिशन में इनमें से जो आपके सामने ऑप्शन है उनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। इनमें से कौन सा सदस्य कैबिनेट मिशन सदस्य का हिस्सा नहीं था? पैंथिक लॉरेंस, बेबेल, स्टेफेट क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिए पैंथिक लॉरेंस सदस्य थे, स्टेफेट क्रिप्स भी सदस्य थे और एवी अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे। बेबेल इसके सदस्य नहीं थे, बेबेल इसके सदस्य नहीं थे। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए बन के आया है, यह मिलान करना है आपसे। कौन से घटना किस स्थान से संबंधित है वो आपको मिलान करना कि इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो किस स्थान पे घटित हुई हैं। आपके सामने 4 इधर है ABCD के रूप में और इधर 1 2 3 के 4 के रूप में इधर है। आपको यह बताना है कि यह घटना किस स्थान से संबंधित है, बताइए। एक है वारदोली, दूसरा है चौरी चौरा, यरदवा, नोआखली और इधर है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो देखिए क्या होगा। बारदोली जो है, बारदोली ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है गुजरात से, यानी इसका आंसर हो जाएगा पहला का 2 नंबर। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वहीं यरदवा कहां संबंधित है? यरदवा बताइए। यरदवा जो संबंधित है यह है महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। वहीं नोआखोली संबंधित है कहां से? पश्चिम बंगाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। देखिए क्या है आंसर, देखिए। बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों की मांग को 1928 में ईस्वी में उठाया था। वहीं चौरी चौरा कांड कहां है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको मालूम होगा कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को एक हिंसक भीड़ ने थाना को जला दिया था जिसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह है चौरी चौरा कांड। आपको मालूम होगा नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं यरदवा जेल, याद रखिएगा यरदवा जेल कहां स्थित है? यह है कहां? महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है? आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? इसमें कुछ ऑप्शन छूटे हुए हैं, मैं आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूं C नंबर और D नंबर के रूप में। एक ऑप्शन लिख देता हूं 21 अक्टूबर 1943 और दूसरा लिख देता हूं 18 फरवरी और 1946।
तो बताइए आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। चार ऑप्शन आपके सामने, 26 जनवरी 1930, दूसरा नंबर 28 अगस्त 1942, सी नंबर 21 अक्टूबर 1943, डी नंबर 18 फरवरी 1946। तो बताइए कब की गई थी? तो यह की गई थी आजाद हिंद सरकार की घोषणा है कब की गई थी? 21 अक्टूबर, क्या 21 अक्टूबर 1943 को। देखिए क्या है, 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। तो रास बिहारी जो बोस थे उन्होंने 7 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान किसको सौंप दी? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर, कब? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, कहां? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर दिया। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की उन्होंने घोषणा कर दी। तो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद सरकार का निर्माण की घोषणा किसने कर दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने कर दी। ठीक है, चलिए आगे 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए सुभाष चंद्र बोस, बी राजेंद्र प्रसाद, सी भगत सिंह, डी बाबा भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अंबेडकर। तो बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? मैं इतना बता देता हूं आपको कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई और जिसके द्वारा की गई वो है ए नंबर ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब की गई? जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और कांग्रेस के छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने 1939 में एक ब्लॉक की स्थापना की, एक नई संस्था की स्थापना की जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना गया। कब की गई? 1939 में की गई। कब? 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति और लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इन्होंने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? 9 अगस्त 1942। आपको मालूम है ये 9 अगस्त 1942 का दिन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है। ये भारत छोड़ो आंदोलन पूरे तरीके से भारत में फैल गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां से गिरफ्तार किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है कैंपबेल जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल या डी बांकीपुर जेल। याद रखिए जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को जहां से गिरफ्तार किया गया था वो बांकीपुर जेल से गिरफ्तार किया गया था। कहां से? बांकीपुर जेल है। बांकीपुर जेल कहां है मेरे दोस्तों? बांकीपुर जेल पटना में है। कहां है? पटना में है। थोड़ा मैं और आपको अच्छे तरीके से बता देता हूं। देखिए 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। मूवमेंट चल रहा था, बंदी बना लिया गया था और अंग्रेजों के द्वारा, याद रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा एक चीज चलाई गई थी, 0 आवर्स। क्या चलाया गया था? 0 आवर्स के तहत सभी लोगों को क्या कर लिया गया था? मतलब ऑपरेशन जीरो के तहत क्या कर लिया गया था? सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें कई लोगों को नजरबंद कर दिया गया था। जैसे महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद कर दिया गया था। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। वहीं पटना में किनको गिरफ्तार करके रख दिया गया था? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां मौजूद नहीं थे, पटना में मौजूद थे, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रख दिया गया था, नजरबंद करके रख दिया गया था। चलिए, तो आपको इसी समझ में आ गया होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पे बहस करते हैं और अच्छे तरीके से 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 85 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आपके लिए आया है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या बना है? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, क्यूट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। बताइए कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर अभी मैंने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया है, यह हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 7 अगस्त 1942, मैं फिर से बता दूं, 7 अगस्त 1942, जब 7 अगस्त 1942 को मुंबई की ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई और इसी वार्षिक बैठक में एक वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ। क्या हुआ? वर्धा प्रस्ताव पारित हुआ और इस वर्धा प्रस्ताव में यह पारित कर दिया गया कि जल्दी क्या किया जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और 2 दिन के बाद 9 अगस्त 1942 को क्या कर दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन
प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन जीरो चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर्स, और ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत जितने भी कांग्रेस के नेता इस भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। यह आपको मैंने भी बताया, जिसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू को कहां, पूना के आगा खां जेल में रखा गया, यह आपको मालूम होगा। वहीं राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया, बांकीपुर पटना के जेल में। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बन के आया आपके लिए, देखिए 86 नंबर क्वेश्चन बन के आया, नाव और नेवर पंपलेट। नाव और नेवर पंपलेट किसने लिखा है? नाव और नेवर पंपलेट किसने लिखा है? तो बताइए, नाव और नेवर पंपलेट का हिंदी क्या होता है मैं बता देता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाव और नेवर, नाव और नेवर का मतलब होता है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी नहीं कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये किसने लिखा है बताइए? चार ऑप्शन आपके सामने, मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खान, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से ज्यादा। तो नाव और नेवर पंपलेट किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रहमत अली। ये वही रहमत अली हैं जिन्होंने नाव और नेवर पुस्तक के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से पहली बार पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था? पाकिस्तान कॉन्सेप्ट दिया था और पाकिस्तान का वर्ड दिया था। क्या चीज? पाकिस्तान। पाकिस्तान कुछ वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पी का मतलब होता है पंजाब, ए का मतलब होता है अफगानिस्तान, के का मतलब कश्मीर, एस का मतलब सिंध, और टन मतलब पाकिस्तान में टी एन टन का मतलब बलूचिस्तान। तो मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान से मिलकर बना है पाकिस्तान। इसका कॉन्सेप्ट दिया था रहमत अली ने, जिस पंपलेट के माध्यम से दिया था वो है नाउ और नेवर पंपलेट के माध्यम से, अभी नहीं तो कभी नहीं के माध्यम से। ठीक है, यह पर्चा कब प्रकाशित हुआ था? 1933 में। कब? 1933 में। तो यह आप चीज याद रखिएगा। इनका पूरा नाम था चौधरी रहमत अली। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन का 87 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ए विनोबा भावे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी शौकत अली। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था वो है ए नंबर ऑप्शन, विनोबा भावे के द्वारा। बाद में इस सत्याग्रह से जवाहरलाल नेहरू भी जुड़ गए। कौन? नेहरू जी, मतलब JL नेहरू जी भी, जवाहरलाल नेहरू भी इससे जुड़ गए थे बाद में जाकर। ठीक है, लेकिन प्रथम सत्याग्रह मतलब ये प्रकार से ये विनोबा भावे द्वारा प्रथम सत्याग्रह थे, जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह से वो जुड़ी थी और इन्हीं के द्वारा ये सत्याग्रह चलाया गया था। बाद में JL नेहरू इस व्यक्तिगत सत्या से वो जुड़े। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो यह आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये जो सर्वोदय वर्ड जो आप देख रहे हैं ना मेरे दोस्त, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, संस्कृत के दो वर्ड से मिलकर आया। सर्व का मतलब होता है सबका, और उदय का मतलब होता है किसका? उत्थान, यानी सबका जिसमें उत्थान हो, जिसमें सबका हित हो, वही है सर्वोदय। ठीक है, और यह कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने को तब मिली जब इन्होंने दो पुस्तक को पढ़ा। तब ये इतने ज्यादा प्रभावित हुए, इन्होंने कहा कि जनता के हित में ही सब चीज हित है, ईश्वर की सेवा जनता की सेवा में निहित है, यानी सबका उद्धान ही किसमें, मतलब एक तरीका ये समझिए, सबका क्या है? सबका कल्याण करके ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये दो पुस्तक से काफी ज्यादा प्रभावित है महात्मा गांधी। एक पुस्तक था रस्किन के द्वारा लिखा, जॉन रस्किन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, अनटू दिस लास्ट। क्या नाम है? अनटू दिस लास्ट। ये रस्किन के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, इनसे महात्मा गांधी काफी ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और इन्होंने इसी पुस्तक के माध्यम से उनके अंदर स्वाधीनता का, समानता की भावना उन्होंने उनके अंदर विकसित किया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है, BD रणदेव, सत्य भगत, लाला लाजपत राय, NM जोशी। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा
सी नंबर, लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे 90 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया, बताइए। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1926, 1928, 1939, 1942। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब? 1928 में। क्यों आया था साइमन कमीशन भारत? क्योंकि आपको मालूम है कि 1919 ईस्वी में एक रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। उसी रॉलेट एक्ट की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था, जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसीलिए भारतीय लोगों ने जमकर एक साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें भारतीयों ने खूब नारा लगाया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, यह घटना हुई थी 1928 की। ठीक है, इसी के विरोध में जब विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय, तो उनके सर पर लाठीचार्ज हुई थी, जिसके कारण उनकी क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन है नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद, गोविंद सिंह। तो पटना में जिस सिख गुरु का जन्म हुआ था वो है डी नंबर, गोविंद सिंह का। किनका? गोविंद सिंह का। ये सिख के 10वें गुरु थे। कितने? सिख के 10वें गुरु थे, और इनका जन्म हुआ था 1666 में। कहां? पटना में ही। और इनकी मृत्यु हुई थी 708 में। कहां? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पटना के किस गुरु का जन्म पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक की, सिकंदर लोदी की, शेरशाह की, अकबर की। तो जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो याद रखिएगा, अकबर के द्वारा चलाई गई थी जाप्ती प्रणाली। इसमें क्या होता था? इसमें भू राजस्व वसूली के लिए, किसके लिए? भू राजस्व वसूली के लिए एक जब्ती प्रणाली प्रचलन में लाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सुल्तान शमासुद्दीन शाह को, सुल्तान कुतुबुद्दीन को, सुल्तान सिकंदर को, या सुल्तान जैनुल आबादीन को? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसे कहा जाता है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन को, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, नूर निसा बेगम ने। तो किसने करवाया था बताइए? इसका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम के द्वारा अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो हुमायूं की ये पत्नी थी, इन्हीं के द्वारा हाजी बेगम ने अपनी पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया। कब? 1564 ईस्वी में करवाया। ठीक है, चलिए आगे। और याद रखिएगा, यह भारत का प्रथम गुम्मद वाला भी मकबरा है। कहां? ये भारत का प्रथम गुम्मद वाला भी मकबरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये शहजादी थी, यानी बेटी थी किसकी? हुमायूं की। इसी के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई है। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। इसका आंसर सी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म किसका? महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्या में? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म कब हुआ था? 599 में। कब? 599 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहां हुआ था? कुंडग्राम के वैशाली में। तो याद रखिएगा, कुंडग्राम और वैशाली दोनों है, इसीलिए कुंडग्राम यहां आंसर आ जाएगा। अगर कुंडग्राम नहीं होगा तो वैशाली आंसर में आएगा। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? 97 नंबर क्वेश्चन कि अजातशत्रु
कि वंश का क्या नाम है, मतलब अजातशत्रु जो भारत में एक वंश का एक शासक था, वो किस वंश से संबंधित था? मौर्य वंश से, हर्यक वंश से, नंद वंश से या गुप्त वंश से? तो बताइए किस वंश से संबंधित था? तो ये था हर्यक वंश से। किससे? हर्यक वंश से। अजातशत्रु जो याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा इस हर्यक वंश की स्थापना की गई थी और बिंबिसार की हत्या करने के बाद ही उसका पुत्र अजातशत्रु इस हर्यक वंश की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और इसकी भी हत्या, अजातशत्रु की भी हत्या इसी का पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया जाता है। इसलिए हर्यक वंश को प्रतिहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला 98 नंबर क्वेश्चन। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है महामेधावन वंश से, चेदी वंश से, शतवाहन वंश से, रणभोजक वंश से, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कलिंग नरेश जो खारवेल जो है वो महामेधावन वंश से संबंधित था। 98 नंबर इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे 99 नंबर क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? तो कलहन के द्वारा जिस पुस्तिका की रचना की गई है वो है राजतरंगिणी। और याद रखिएगा, कश्मीर के इतिहास पर लिखा गया एक पुस्तक है जो राजतरंगिणी, जो कलहन ने लिखा है, और कश्मीर के इतिहास पर एक मात्र पुस्तक जो कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालती है वो कौन है? कलहन के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे और लास्ट क्वेश्चन आज का, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कर्नाट वंश कब से कब तक था? ये 1097 से लेकर 98 तक था। और ये कहां पे था? याद रखिएगा, इसकी राजधानी कहां हुआ करती थी? सिमरवावगढ़। ठीक है, और इसी के शासनकाल में, कर्नाट वंश के नन्यदेव के ही शासनकाल में मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बिहार में मिथिला है ना, मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरि सिंह था। तो आप ये भी याद रखिएगा। आज हमने महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को आज आपके सामने लेकर आया हूं, जो विगत बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न थे, जो 15 सालों में आए हुए प्रश्न थे। आशा करता हूं कि आपको यह बहुत मदद पहुंचाएगा और आप एक प्रकार से अनुमान लगा लोगे कि बीपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है। इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलिए, आप एक अच्छे जोन में होंगे। चलिए फिर मैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।